हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं योगेश आज प्रोग्रामिंग सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक क्या होता है और हमें कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इस वीडियो के लिए आप कंप्यूटर फील्ड से होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी फील्ड से हो सकते हो। और आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आप मेरे इस वीडियो से शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने पूरा बेसिक से समझाया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है, अगर मैं नया हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ओके, मुझे क्यों सीखनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मुझे कोई ना कोई उससे काम करवाना होगा, उसी के लिए मैं क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए बनती है या किसके लिए बनी है और कहाँ पे चलती है? तो कंप्यूटर। सब सवालों का एक ही जवाब आएगा और वो है कंप्यूटर। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये कंप्यूटर क्या है। सही, अब अगर आपको पता है तो आप कमेंट में डाल देना। तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर कुछ हार्डवेयर जैसा दिखता है। अभी मेरे सामने ये लैपटॉप रखा हुआ है तो ये कुछ हार्डवेयर जैसे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, कुछ डिस्प्ले दिख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन ऐसे अगर बनाया जाए तो वो बनेगा कि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है तो कौन कौन से डिवाइस बन के कंप्यूटर बनता है? तो उसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस आएंगे, कुछ आउटपुट डिवाइसेस आएंगे, और ये इनपुट लेने के बाद आउटपुट देने के लिए उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम जो करेंगे वो यूनिट कुछ लगेगा। तो ये तीन कुछ आ सकता है। तो सबसे पहले आएगा इनपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइसेस क्या है? जिसके जरिए कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा, या हमें कुछ बताना है। सीधे सीधे बात करते हैं कि हमें कुछ कंप्यूटर को बताना है, वो बताने के लिए हमें जो कुछ लगेगा उसे हम बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मैंने कुछ बता दिया, मैंने कुछ कीबोर्ड के जरिए बताया, मेरे पास कोई जॉयस्टिक है तो मैंने गेमिंग के लिए यूज करूंगा इनपुट देने के लिए, तो मैंने उसके जरिए बताया। कुछ मेरे पास माउस है, मैंने उसके जरिए कंप्यूटर को बताया। अब मैं बता के रुकने वाला तो हूं नहीं, वो कुछ ना कुछ उस पर बताया है मैंने उसको, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस होने के बाद अभी ये प्रोसेस करने वाला जो कंपोनेंट रहेगा वो कंपोनेंट को बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। पहला आ गया इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आ गया सीपीयू। अब प्रोसेस करने के बाद मुझे जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, जो मुझे मेरे कुछ फायदे का रहेगा, जैसे कि मैंने इनपुट पे दिया कि मुझे मेरा रिज्यूमे बनाना है, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे रिज्यूमे सबसे पहले चाहिए। तो मैंने कीबोर्ड से मेरा पूरा पूरा डेटा कंप्यूटर को दे दिया। अब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके एक अच्छा सा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, और अब मुझे वो प्रिंट आउट चाहिए, या मुझे वो देखना है मैंने क्या लिख रहा हूं मैं। तो डिस्प्ले हो गया, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे कि प्रिंटर हो गया, कुछ हम प्रिंट करेंगे जिसकी मदद से हम प्रिंटिंग करेंगे। मुझे रिज्यूमे हार्ड कॉपी में चाहिए जब मैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाता हूँ। अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो सब ऑनलाइन पे सॉफ्ट कॉपीज पे चलता है। तो डिस्प्ले आ गया उसमें, और मुझे हार्ड कॉपी में अगर कुछ चाहिए तो आ गया मेरा प्रिंटर। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके पास पहुंच रही है। वो कैसे पहुंच रही है? मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। अब मैंने रिकॉर्ड किया किससे? इनपुट डिवाइसेस से, जो आएगा माइक्रोफोन। ओके, और आप जिस डिवाइसेस से सुन रहे हो वो हो गए स्पीकर्स। तो स्पीकर्स हो गए आउटपुट डिवाइसेस, माइक्रोफोन हो गया इनपुट डिवाइसेस, और मेरा इनपुट लेके उस पर कुछ प्रोसेसिंग करके वो आप तक पहुंचाना। जो स्पीकर से आप सुन पा रहे हो वो बीच वाला जो हिस्सा रहेगा उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हो गया कंप्यूटर। अब बस इसी चीजों से चलता है कंप्यूटर, हार्डवेयर से नहीं। तो और क्या चीज है? दूसरा जो है वो है सॉफ्टवेयर।
जिसके लिए हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। किस लिए? कि मुझे कंप्यूटर पे कुछ करना है काम, मुझे कंप्यूटर से कुछ बात करनी है, मुझे कंप्यूटर को कुछ समझाना है, वो समझाने के बाद वो कुछ प्रोसेस करेगा और मुझे आउटपुट में देगा। लेकिन ये करने के लिए जो प्रोसेस मुझे लिखना पड़ेगा वो तो मुझे मशीन के साथ लिखना है। अभी मैं जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ और आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है? एक ही है। ओके, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी समझते हो, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ सकते हैं। बट मेरा कंप्यूटर नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी उसे नहीं पता, तो वो कौन सी लैंग्वेज जानता है? वो जानता है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। अब ये बाइनरी क्या होता है? तो ये एक 0-1 फॉर्मेट होता है। ओके, 0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 ऐसे अगर लिख देंगे कुछ बीट फॉर्मेट में। अब बीट क्या होता है? ओके, बाइट क्या होता है? ये सब चीज़ें हमें आगे कोर्स में सीखनी है, आगे के लेक्चर्स में और जो कुछ वीडियोस आएंगे उसमें हमें ये सब चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर बाइनरी में समझता है, तो ये प्रोसेस मुझे लिखना है और वो बाइनरी में कंप्यूटर को समझाना है। तो ये बाइनरी में कंप्यूटर को समझाने के लिए मुझे जो हेल्प करेंगी वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जिसमें सी प्रोग्रामिंग आती है, पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, जावा प्रोग्रामिंग आती है और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मुझे सीखनी पड़ेगी। बट वो सीखने के लिए मुझे पहले जानना चाहिए था कि कंप्यूटर क्या होता है। तो हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे कंप्यूटर बोलेंगे। उसके बाद उसे इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस, उससे जो आउटपुट आएगा उसके बोलेंगे आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन ये सबको जोड़ने के लिए जो काम करता है वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर हम बात कर रहे थे, अब ये मेरे सामने जो इमेज बनी है वो है कंप्यूटर की। उसमें मुझे दिख रहा है, जैसे हमने बात की, मुझे मॉनिटर दिख रहा है ये वाला। उसके बाजू में जो रखा है ब्लैक वाला डब्बा, यह है सीपीयू मेरा। उसके बाद यहाँ पे ये पेन ड्राइव दिख रहा है छोटा वाला मुझे, और यहाँ पे ये कीबोर्ड दिख रहा है वाइट में। उसके बाजू में माउस रखा है, ये इनपुट डिवाइसेस हो गई। अब यहाँ पे प्रिंटर दिख रहा है, स्कैनर दिख रहा है, मुझे एक टैब दिख रहा है। उसके बाद इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए राउटर दिख रहा है, HDD लिखा हुआ है, मतलब ये हार्ड डिस्क है। उसके बाद ये CPU जिसे बोलते हैं, ये ब्लैक वाला डब्बा जो है इसे बोलते हैं CPU। तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर। अब इससे थोड़ा आगे जाके समझेंगे कि ये हार्डवेयर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोसेसिंग होता है, मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है और कुछ चिप्स होती है। वो चिप्स की मदद से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चिप्स होती है अब मेरे सामने है। अब यहाँ पे देखना, मेरे सामने मदरबोर्ड है, उसके बाद मेरे सामने ये रैम है। अब ये देखो, ये बड़ा सा चिप जो दिख रहा है वो है मदरबोर्ड। उसके साइड में जो दिख रहा है वो है फैन। अभी हम बात करेंगे, वो हीट हो जाएगा, कुछ प्रोसेस करेगा तो हीट हो जाएगा, उसे ठंडा करने के लिए फैन लगेगा, तो वो फैन है। उसके बाद मेरे पास ये प्रोसेसर है, यहाँ पे ये रैम है मेरे पास कंप्यूटर का, जो भी कुछ मेमोरी होता है। हम जो बातें करते हैं वो हमें कहीं पे तो रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो वो सब चीज़ें रखने के लिए, कंप्यूटर में रखने के लिए कुछ जगह होती है, वो जगह को बोलते हैं मेमोरी। वो मेमोरी कुछ रैम में बोलते हैं, मतलब 2-3 टाइप की मेमोरीज है। एक है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज, जहाँ पे मैंने एक बार जाके फाइल रख दी तो मैं वहाँ से मैं जब तक हूँ तब तक तो उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे जब भी चाहिए मैं वो लोकेशन पे जाऊँगा, वो मैंने हार्ड डिस्क में चला गया और वो लोकेशन पे जाके वो फाइल में एक्सेस करूँगा। दूसरा होता है टेम्पररी मेमोरी, वो होता है रैम। अब ये रैम है, ये हार्ड डिस्क है। टेम्पररी मेमोरी मतलब क्या? कि कोई भी एप्लीकेशन में चला रहा हूँ तो वो एप्लीकेशन रन होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए कुछ टेम्पररी मेमोरी लगती है, तो उसे बोलते हैं रैम। ओके, तो ये सारा कंप्यूटर हार्डवेयर का मेरे पास क्या है, अभी इंफॉर्मेशन मुझे हो गया है। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैंने कंप्यूटर समझ लिया, इनपुट डिवाइसेस समझ लिए, आउटपुट डिवाइसेस समझ लिए। उसके बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो कुछ भी हार्डवेयर में पार्ट्स है, जैसे कि मदरबोर्ड है, रैम है, उसके बाद हार्ड डिस्क है, उसके बाद फैन दिखा मुझे, उसके बाद प्रोसेसर होता है इसका, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के
अंदर होती है। अब हार्डवेयर के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हम ये लेक्चर देख रहे हैं वो अब शुरू होगा। तो वो क्या है? वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओके, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है ये जानने से पहले और एक मेरे सामने क्वेश्चन है कि ये सब तो ठीक है, बता दिया योगेश भाई, आपने बता दिया कि ये इनपुट डिवाइसेस है, प्रोसेसिंग यूनिट है और आउटपुट डिवाइसेस है। ये काम कैसे करता है? हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ओके, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? अभी मुझे दिख रहा है कुछ इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, एक डब्बा है इनपुट डिवाइसेस का, दूसरा डब्बा है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन का और तीसरा डब्बा है आउटपुट। यहाँ पे लिखा है आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला पार्ट है कुछ इनपुट देना। इनपुट से एक एरो होता हुआ जा रहा है प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन की तरफ और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन से एक एरो होता हुआ जा रहा है आउटपुट डिवाइसेस की लिए। मतलब मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि कोई इनपुट डिवाइसेस से इनपुट दिया है प्रोसेसिंग यूनिट को और प्रोसेसिंग यूनिट के बाद वो जा रहा है आउटपुट के लिए। ठीक है, तो अब मुझे यह समझना है कि ये प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, मुझे इनपुट डिवाइसेस समझ में आ गया, आउटपुट डिवाइसेस समझ में आ गया, लेकिन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या? ये प्रोसेस कैसे करता है? उसके अंदर भी कुछ पार्ट है क्या? तो चलिए वो भी देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन, मैं अगर कोई भी एप्लीकेशन लूँ, जैसे कि हमारे पास वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, जैसे कि सी का कोई सॉफ्टवेयर है, जावा का कोई सॉफ्टवेयर है, या फिर टैली का कोई सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर पे कैसे चलते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है? इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, प्रोसेसिंग। बट ये प्रोसेस अंदर से कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब मेरे सामने एक बड़ी सी डायग्राम है, उसमें मुझे बहुत सारे डब्बे दिख रहे हैं, उस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट कुछ application.exe है, उसके बाद कुछ हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, जैसे कि हमने देखा हार्ड डिस्क क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है कंप्यूटर का। उसके बाद रैम लिखा है, रैम के बारे में भी हमने बोला कि टेम्पररी मेमोरी है और वहाँ पे जब एप्लीकेशन चलता है तो उसका मेमोरी और वो एप्लीकेशन वहाँ पे रहता है। उसके बाद कुछ कैसे लिख के आ रहा है, उसमें ABC 3 डब्बे दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद एक बड़ा सा डब्बा दिख रहा है और ये डब्बे में फिर अंदर 3 डब्बे हैं। ये सब डब्बे हमें समझने हैं। ये सब है कंप्यूटर का इंटरनल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होता है ये डायग्राम से हम क्या करेंगे, आसान करेंगे। इंटरनल वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन, कैसे चलता है एप्लीकेशन कंप्यूटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का एप्लीकेशन, जैसे मैंने शुरुआत में हमने देखा कि कोई भी एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर को समझता है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब एप्लीकेशन मतलब क्या कि कोई सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे चलाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा जो एप्लीकेशन है वो किस फॉर्मेट में रहेगा? ये रहेगा इस 01 फॉर्मेट में, जैसे कि वो फाइल में लिखा हुआ है 0101। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या आएगा? देखो, अब ये application.exe है। exe मतलब क्या? अभी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसका जो एप्लीकेशन रन होता है, उसका जो सॉफ्टवेयर रन होता है, वो सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन उसको बोलते हैं, वो होता है .exe। अब आप पूछोगे योगेश भाई ये एक्सटेंशन क्या है? आप तो बड़े बड़े वर्ड बोलते जा रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा एंड तक, सब एक एक वर्ड का मीनिंग हम जान लेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे लिखते हैं, कैसे एप्लीकेशन बनता है। मैं मेरा खुद का एप्लीकेशन बनाऊंगा, मैं चलाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप छोड़ दो कि एक्सटेंशन क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो फाइल चलता है, वो फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। एक हाई लेवल पे अगर बताना हुआ मुझे, तो बहुत सारी फाइल्स रहती है, जैसे कि वर्ड फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, सी की प्रोग्रामिंग फाइल है, जावा की प्रोग्रामिंग फाइल है, एप्लीकेशन फाइल है। तो ये सब फाइल्स
मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल किसके लिए मुझे यूज़ करना है? वर्ड का फाइल किसके लिए यूज़ करना है, एक्सेल का फाइल किसके लिए यूज़ करना है, एप्लीकेशन फाइल किसके लिए यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग करने के लिए, अलग अलग डिफाइन करने के लिए और मुझे पहचान में आए इसके लिए हम उसके आगे एक लगाते हैं, वर्ड में कुछ लिखते हैं डॉट के बाद, वो होता है एक्सटेंशन। .exe मतलब ये कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है। .c मतलब ये सी प्रोग्रामिंग का फाइल है। .java मतलब ये जावा का फाइल है। .py ये पाइथन का फाइल है। .txt हम तो लिखते हैं मोबाइल में, कुछ नोट्स बनाते हैं तो .txt से होता है, मतलब वो फाइल का प्रकार हो गया। ओके, तो मेरे पास अब है application.exe। ये application.exe एक एरो दिखा रहा है हार्ड डिस्क की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ इनपुट देना है, तो मैं क्या करूँगा, पेन ड्राइव में एक फाइल डालूंगा, एप्लीकेशन मेरा जो भी रहेगा, सॉफ्टवेयर मेरा जो भी रहेगा, मैं डालूंगा पेन ड्राइव से या किसी भी इनपुट डिवाइसेस में कंप्यूटर में, और मैं कंप्यूटर पे उसे रखूंगा। कंप्यूटर पे मैं कहाँ रखूंगा, वो रखूंगा मैं हार्ड डिस्क पे। जैसे ही मैं वो फाइल हार्ड डिस्क पे कॉपी करता हूँ तो वो हो गया मेरा, वो कंप्यूटर में मेमोरी में वो फाइल स्टोर हो गई, मैं कभी भी उसे आके देख सकता हूँ। अब थोड़ा आगे आके मुझे वो एप्लीकेशन चलाना है। अब देखो, कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन अगर चलाना है तो वो एप्लीकेशन चलाने के लिए हमें वो एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके उसे रन करना पड़ता है। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड है, वो एप्लीकेशन पे जाओ, डबल क्लिक करो। कोई भी एप्लीकेशन पे कंप्यूटर पे जाओ, डबल क्लिक करो, वो एप्लीकेशन चल जाएगा। अब मैंने जो मेरा application.exe फाइल है उसको हार्ड डिस्क में रखा है, और हार्ड डिस्क में रखने के बाद मुझे वो चलाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं उसे राइट क्लिक करके रन बोल के चलाऊंगा, या मैं उस पर डबल क्लिक करके चलाऊंगा। ओके, तो हार्ड डिस्क पे जब भी मैं कोई भी फाइल, exe फाइल और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर फाइल जब चलाता हूँ तो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनता है। अब ये डुप्लीकेट कॉपी क्यों बनता है? क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर रहता है, ओरिजिनल डेटा रहता है, उसकी कुछ स्टेजेस रहती है। जैसे कि मैंने कोई एक्सेल फाइल ले ली, और एक्सेल फाइल में मुझे कुछ 10 लोगों के नाम डालने हैं, मैंने वो 10 लोगों के नाम डाल दिए, और मैंने वही फाइल प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज दी, तो क्या होगा? अगर प्रोसेसिंग में कोई एक रिकॉर्ड उड़ गया तो मेरा फाइल चला जाएगा, मुझे वो सेव करना पड़ता है। तो उसका एक अलग कॉपी बनता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो, एक आगे एक फाइल है, उसमें कुछ कोड सा लिखा हुआ है 0101, उसके पीछे एक फाइल है ये वाला, ये हो गया डुप्लीकेट फाइल। तो जब मैं उस एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करता हूँ तो उसका एक फाइल बन जाता है, और वो फाइल चला जाता है प्रोसेसिंग के लिए। अब सेकेंड एरो मुझे दिख रहा है हार्ड डिस्क की तरफ से रैम की तरफ, ये वाला। अब ये क्या बताता है कि मैंने मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को लिया, मैंने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया हार्ड डिस्क पे, और मैंने उस पर कर दिया डबल क्लिक। अब मुझे वो चलाना है। अब वो चलाना है मतलब वो जब रनिंग स्टेट में आएगा, वो जब चलने लगेगा, तो मुझे उसे किस जगह पे लेके जाना होगा, और वो किस जगह पे चला जाएगा? वो चला जाएगा रैम पे। अब देखो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हार्ड डिस्क पे मेरे, आपने सुना होगा कि मेरी 2 TB के हार्ड डिस्क है, मेरी 1 TB के हार्ड डिस्क है, मेरी 500 GB के हार्ड डिस्क है, या अभी अभी जो नया नया आया वो SSD आने लगी है, M2 SSD है मेरे पास 512 GB की। और रैम का साइज कितना होता है फिर मेरे? किसी का 2 GB होगा, किसी का 4 GB होगा, 8 GB होगा, 16 GB होगा। उससे ज़्यादा तो कोई प्रोग्रामर रखेगा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस वो उस पर नहीं चलाता है। तो वो चला जाएगा रैम पे, और रैम का साइज थोड़ा कम होता है। हार्ड डिस्क पे जितना मुझे ज़्यादा स्पेस मिलता है उसके कंपेयर जो मेरा रैम है उसका साइज थोड़ा कम होता है। तो कोई भी एप्लीकेशन जब मैं रन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, कुछ बार वो क्या होता है, कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर पे वो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद वो माउस की जगह पे ऐसे ब्लू लाइन ऐसे घूमता रहता है। वो क्यों घूमता है? क्योंकि आपकी रैम पे कोई जगह नहीं है वो नया एप्लीकेशन चलाने के लिए, इसलिए वो क्या होता है, घूमता रहता है। और जब तक वो घूमता रहता है तब तक वो चला जाता है एक नए पार्ट में, जो है कंप्यूटर कैश। ये एक ऐसी मेमोरी है जो साइज में बहुत कम होती है, कुछ MBs में, और ये कोई भी एप्लीकेशन को तब तक होल्ड करती है जब तक उसे प्रोसेसिंग के लिए रैम पे जगह नहीं मिलेगी। अब आप देख सकते हो कि रैम पे
मेरा एक फाइल दिख रहा है जो application.exe है, और उसके साथ में कुछ छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं जिसे हम कंसिडर करेंगे कि ABCDEF ये अदर एप्लीकेशन है। जैसे कि अभी मेरे सामने जो चल रहा है वो मेरा कैमरा चल रहा है, उसके बाद मेरा डिस्प्ले चल रहा है, उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर चल रहा है। ये सब सॉफ्टवेयर मेरे रैम पे अभी चल रहे हैं, और उसके बाद भी मुझे मेरा एक नया एप्लीकेशन है जो लॉन्च करना है। तो वो एप्लीकेशन को जब तक जगह नहीं मिलती रैम पे तब तक वो रहता है कैशे में। कैशे में वो तब तक रहेगा जब तक रैम पे कोई एप्लीकेशन हम क्लोज ना करें या उसे जब तक जगह नहीं मिलेगी। अब मेरे एप्लीकेशन को रैम पे मिल गई जगह, अब वो आ गया रैम पे। अब रैम से वो सीधा जाएगा मदरबोर्ड की तरफ, सीधा चला जाएगा। अब देखो, पहले से देखते हैं क्या क्या किया। एप्लीकेशन था मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट में था, उसको मैंने लिया, कंप्यूटर में जोड़ दिया, उसको हार्ड डिस्क पे रख दिया। हार्ड डिस्क पे जाके मैंने डबल क्लिक कर दिया, उसको वो फाइल को चला दिया। उसको चलाने के बाद उसका एक डुप्लीकेट फाइल बन के चला गया प्रोसेसिंग के लिए। उसको शुरुआत में कुछ जगह नहीं मिली रैम पे, तो उसने कुछ समय कैशे पे बिता लिया। उसको जब जगह मिल गई वो कैशे से सीधा आ गया रैम की तरफ। अब रैम पे वो रन हो रहा है। अब जब तक रैम पे रन हो रहा है, रैम पे रन हो रहा है मतलब क्या, अभी मुझे वो मदरबोर्ड की तरफ जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। बट अभी मेरा एप्लीकेशन कितना छोटा है कितना बड़ा है ये कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने बहुत बार सुना होगा बट आपको पता नहीं रहेगा। अगर आपको पता है तो ज़रूर दोस्तों कमेंट में बता देना कि हाँ योगेश भाई मुझे ये चीज़ पता थी, और अगर आपको नहीं पता है तो भी बताना कि योगेश भाई ये आपने मुझे कुछ नया सिखा दिया है, और इसका मुझे ज़रूर मेरे आगे के फ्यूचर में कुछ मेरा काम इससे बनने वाला है। ओके, तो वो अब आगे जाने वाला है, लेकिन कैसे जाएगा, कौन सा वो फैक्टर है जो आगे लेके जाता है, वो है इंस्ट्रक्शन। अब रैम से, अब कंप्यूटर से शुरू होता है इंस्ट्रक्शन का दौर, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन तो एक साथ प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि मुझे अब खाना खाना है, मुझे खाना खाना है तो मैं सीधे क्या करूँगा, मैंने कुछ सब एक प्लेट ले लिया, प्लेट में मैंने रोटी ले ली, सब्जी ले ली, राइस ले लिया, दाल ले लिया, कुछ स्वीट वाला आइटम ले लिया, और मुझे अब ये खाना खाना है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा प्लेट मेरा उठाऊंगा और सीधे खा जाऊँगा। चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे कुछ लेना पड़ेगा, एक एक बाइट। मैंने रोटी का एक बाइट उठाया, सब्जी में बुड़ाया, खाना चालू कर दिया। मैंने राइस में डाल दी, राइस खाना चालू कर दिया, स्वीट खाना चालू कर दिया। मतलब मैं एक एक चीज़ एक टाइम पे कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। तो सेम कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, वो भी एक एक ही इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब वो एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को सेपरेट होना ज़रूरी है। अब वो सेपरेशन का काम कौन करेगा, तो वो मदरबोर्ड पे ये जो अंदर 3 डब्बे बने हैं वो 3 डब्बों का काम देखेंगे कि ये 3 डब्बे क्या क्या काम के मुझे आने वाले हैं। ठीक है। अब जब मेरा रैम से कोई एप्लीकेशन चला गया मदरबोर्ड तक, तो वो कैसे जाता है, वो जाता है बिट फॉर्मेट में। अभी कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितना लंबा है, क्योंकि डेटा जो है, अभी आप मुझे बता सकते हो क्या ये जो 01 फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये 01 फॉर्मेट सब क्या लिखा हुआ है, नहीं। फिर इसका भी कुछ डेफिनेशन, उसका भी कुछ सॉल्यूशंस कंप्यूटर जब बना तब बना के रखा हुआ है, और वो है बिट सिस्टम। वो क्या है, बिट सिस्टम। जैसे कि आप बोलते हो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का है। तो ये 16 बिट, ये 32 बिट, ये 64 बिट, यही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता नहीं है। अगर आपको पता है तो अच्छा है। तो ये बिट फॉर्मेट में एक इंस्ट्रक्शन क्या होती है, बनती है। अगर आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का है, तो आपके कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन समझ में आती है उसकी लेंथ रहेगी 16 बिट। मतलब 01010101 ऐसे कितने आएंगे, 16 बिट आएंगे। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर वो कितने बिट का इंस्ट्रक्शन समझेगा, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन वो समझेगा। उसके बाद अगर आपका कंप्यूटर 60 बिट का है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कंप्यूटर समझेगा 62 बिट की इंस्ट्रक्शन।
तो रैम क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन सेपरेट करता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो मेरा रैम क्या करेगा, 64 बिट्स पहले उठाएगा, मदरबोर्ड को भेजेगा, दूसरे 64 बिट उठाएगा, मदरबोर्ड को भेजेगा, तीसरे 64 बिट उठाएगा, मदरबोर्ड को भेजेगा। अब मदरबोर्ड के पास भी एक 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 इंस्ट्रक्शन आ गई, तो उसके पास क्यू में इंस्ट्रक्शन आती है, तो उसको भी वो कहाँ पे रखनी पड़ेगी, मदरबोर्ड में। अभी वो हार्ड डिस्क पे नहीं है या रैम पे नहीं है, वो तो बिट इंस्ट्रक्शन सेपरेट हो गया, इंस्ट्रक्शन सेपरेट हो गया, वो चला गया किसके पास, मदरबोर्ड के पास। उसके पास फर्स्ट यूनिट होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो पहला डब्बा है अपना MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। जब कोई भी एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आता है, तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में जाके रहता है। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम क्या है, जैसे कि आपने देखा इंस्ट्रक्शंस आ गई है, मेमोरी मैनेजमेंट का यूनिट है, एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के बाद वो दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट को सौंप देगा। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में अब इंस्ट्रक्शन सेपरेट होके कुछ स्टोर हुई है, वो एक एक इंस्ट्रक्शन मुझे प्रोसेस करना है, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, फर्स्ट 64 बिट उठाएगा और नेक्स्ट यूनिट को देगा। नेक्स्ट यूनिट क्या है मेरे पास, CU। CU मतलब क्या, बाद में मिलते हैं या फिर से मिलते हैं, नहीं दोस्तों, यहाँ पे CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या भाई कंट्रोल करने का काम करता है, तो देखो अभी मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आ गई। अब इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं, तो इंस्ट्रक्शन में मेरे पास आता है डेटा प्लस ऑपरेशन, दो चीजें, एक तो है डेटा और दूसरा है ऑपरेशन। अब डेटा मतलब क्या, ऑपरेशन मतलब क्या, चलिए समझते हैं। डेटा मतलब क्या, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा हूं, जैसे कि मुझे एक ऑपरेशन करना है, मुझे दो वैल्यूज की एडिशन करनी है, और मैंने कंप्यूटर को बोल दिया कि हाँ चलो, ये मेरे पास 10 नंबर है, मेरे पास एक नंबर है 10, चलो देखते हैं, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास क्या है, एक नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20, और ये दोनों की क्या करनी है, मुझे एडिशन करनी है, और इसका रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, मतलब जो कुछ आएगा वो आएगा 30, 10 + 20 = 30। अब ये कैसे आएगा, जैसे कि मेरे पास, मैंने बोला कि कुछ डेटा है, कुछ ऑपरेशन है। अब यहाँ पे डेटा क्या है, अब यहाँ पे डेटा है 10 मेरा डेटा हो गया, 20 मेरा डेटा हो गया, 30 मेरा डेटा हो गया, और दूसरी जो चीज है ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन क्या है, प्लस एडिशन, ये हो गया ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन करने के लिए मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिली है, वो इंस्ट्रक्शन में दो चीजें रहेगी, एक तो रहेगा डेटा, दूसरी रहेगा ऑपरेशन। अब कंट्रोल यूनिट के पास जब वो फर्स्ट 64 बिट आते हैं, तो वो 64 बिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट वो अलग अलग करता है, डेटा को रखता है डेटा की जगह, ऑपरेशन को रखता है ऑपरेशन की जगह, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो कंट्रोल यूनिट ये दोनों को अलग करके आगे भेज देता है, जो है ALU। आपने सुना होगा बहुत बार, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये भाई काम करता है कि एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोसेस करना है, ओके, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मुझे प्रोसेस करना है, वो ये ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मुझे करवा के देगा। जैसे कि मैंने देखा मेरे पास डेटा है 10, 20, वो डेटा को डेटा वाले फोल्डर से उठाएगा, ऑपरेशन को ऑपरेशन वाले फोल्डर से उठाएगा, वो देखेगा मुझे क्या ऑपरेशन करने के लिए बोला है, तो मुझे बोला है एडिशन कर दो ये चीजों की, मैंने वो लिया ऑपरेटर, ये दोनों को डेटा में डाल दिया, A + B मैंने कर दिया, जो आउटपुट आएगा 30, वो आउटपुट लिया मैंने और ये आगे भेज दिया। अब वो आगे कहाँ से जाएगा, अब यहाँ से एक एरो रह गया मुझसे, तो वो जाएगा फिर से रैम के पास, और रैम को बोलेगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भेजा था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने, उसका
प्रोसेसिंग पूरा हो गया है, अब सेकेंड इंस्ट्रक्शन भेजो। रैम वही इंस्ट्रक्शन भेजेगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आगे का इंस्ट्रक्शन भेज देगा सीयू को, फिर एएलयू, फिर रैम। जब तक सब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होती, ऐसे ही वो रैम पे चलता रहता है, ऐसे ही वो इंटरनल कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन चलता रहता है, और बाद में मुझे फाइनल में मिलता है मेरा जो भी कुछ आउटपुट है। जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी, मुझे 10 और 20 की एडिशन करके मुझे रिजल्ट रिटर्न कर दो, तो कंप्यूटर ने आया, वो मेरा एप्लीकेशन आ गया, हार्ड डिस्क पे चला गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया, वो फाइल का डुप्लीकेट फाइल बना, वो डुप्लीकेट फाइल रैम के पास चला गया, उसको कुछ डेटा नहीं था, स्पेस नहीं था रैम पे, तो वो चला गया कैशे में। रैम पे स्पेस बनने के बाद कैशे से वो चला आया रैम पे, वो फिर प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट हो गया। रैम ने उसको इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर दिया बिट फॉर्मेट में। बिट फॉर्मेट क्या रहता है, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड रहता है कि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन मुझे समझना है तो वो इंस्ट्रक्शन कितने बीट का रहेगा, ये रहता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो रैम ने क्या कर दिया, उसको वो बिट फॉर्मेट में टुकड़े टुकड़े कर दिए सब, और एक एक टुकड़ा, एक एक इंस्ट्रक्शन भेज दिया मदरबोर्ड की तरफ। फिर वो आ गया मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के तरफ। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में वो सब इंस्ट्रक्शन है, अब वो एक एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट के पास इंस्ट्रक्शन आने के बाद उसका काम है डेटा को अलग करना, ऑपरेशन को अलग करना, और वो दोनों चीज़ें अलग अलग करके एएलयू को इन्फॉर्म कर देना कि हाँ भाई एक इंस्ट्रक्शन आया है, उसे प्रोसेस करना है, तो वो उसे प्रोसेस करेगा, जो भी कुछ आउटपुट आएगा वो उसे भेज देगा रैम की तरफ। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता, अपने एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग पूरा नहीं हो जाता। और यही प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर जब हम कोई एप्लीकेशन कंप्यूटर पे क्या करते हैं, रन करते हैं। अब ये हो गया एप्लीकेशन, एक कोई एप्लीकेशन है मेरा, वो कंप्यूटर पे कैसे रन होता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी अगर प्रोसेसिंग करना है तो उसका फ्लो क्या रहता है, इनपुट से प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में आएगा, उसके बाद वो आएगा आउटपुट डिवाइसेस में। उसके बाद हमने वो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जैसे एप्लीकेशन रन होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन, अब तक मैं 100 बार 200 बार बोल चुका हूं कि एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या होता है वो हमें सीखना है, वो हमें समझना है आगे की वीडियो में। अब जाइएगा मत, यही से बने रहिएगा और एंड तक वीडियो जरूर देखना। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है। ये एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है, तो क्या होता है सॉफ्टवेयर, यहां से आगे जानना है। अब तक आप आ ही गए हो तो थोड़ा और रुक लेना, एप्लीकेशन समझ लेना, सॉफ्टवेयर समझ लेना, और फिर एंड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और ऐसे जैसे आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मैं इस पे ऐसे ही वीडियोस प्रोग्रामिंग के लाते रहूँगा, ऐसे ही कंटेंट नया नया जो अब तक किसी ने पढ़ाया नहीं है, किसी ने पढ़ाया होगा तो अपना जो लेवल रहेगा वो कुछ अलग रहेगा, वो लेवल में हम पढ़ाएंगे। तो आपने वीडियो देख लिया, आपका हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो पहुंचाना है कि नहीं यार योगेश भाई जो कुछ सिखा रहे हैं, चलो देखते हैं जाके, तो उसे भी लिंक फॉरवर्ड कर देना। इस तरह से आप शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आगे की वीडियो में चलेंगे। तो अब समझते हैं ये एप्लीकेशन क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओके, एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अभी हमने देखा कि कोई एप्लीकेशन आता है, हार्डवेयर पे रहता है, हार्ड डिस्क पे, उसके बाद रैम पे, उसके बाद कैशे में, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में, कंट्रोल यूनिट में। ये भाई एप्लीकेशन क्या है लेकिन, ओके। तो आपके सामने अभी ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन में आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मेरे पास गूगल मैप है, मेरे पास कंपास है, मेरे पास गूगल ड्राइव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे पास इसके बाद एडोब है, स्काइप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
ईमेल है, ये सब हो गए सॉफ्टवेयर, ये सब हो गए एप्लीकेशन। इनको बोलते हैं एप्लीकेशन, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। भाई ये तो हमें भी पता है, तो तू क्या नया सिखा रहा है, आप बोलोगे। तो दोस्तों इसका जवाब है सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। तो जैसे कि हमने देखा कुछ इंस्ट्रक्शंस बनी हुई है बिट्स फॉर्मेट में, वो जा रही है, तो हम ये समझेंगे कि एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। जैसे हमें चाय बनानी है, तो चाय तो झट से बन नहीं जाएगी, उसके लिए मुझे कुछ बर्तन लेना पड़ेगा, उसके बाद मुझे मिल्क चाहिए, उसके बाद मुझे वाटर चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, मुझे टी पाउडर चाहिए, ओके, मुझे इलायची चाहिए, जैसे कि चाय स्वादिष्ट बने। और फिर उसका एक एक प्रोसेस रहेगा, एक एक स्टेप रहेगा, और वो एक एक स्टेप मतलब है इंस्ट्रक्शन। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जब एक साथ आती है तो बनता है सॉफ्टवेयर। ये इंस्ट्रक्शन बोले तो क्या, हम बोलेंगे कि चलो टी की रेसिपी है, अजोगेश भाई ने कुछ मसाला टी की रेसिपी बनाई। एक रेसिपी बोले तो क्या हो गया, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ में जब जोड़ दूंगा उसे बोलते हैं रेसिपी। तो एक रेसिपी हो गई चाय बनाने की, वैसे ही एक रेसिपी हो गई मेरी कुछ एडिशन का प्रोग्राम लिखने की, वैसे ही रेसिपी हो गई मेरी गूगल मैप लिखने की, या गूगल मैप चलाने की, ईमेल चलाने की, इंस्टाग्राम चलाने की। तो सॉफ्टवेयर 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 मतलब क्या कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ओके, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, वो एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोग्राम्स हो सकते हैं। आपने अगर सी में पहला प्रोग्राम भी बना लिया कि चलो योगेश भाई ने पढ़ाया है, आज देखते हैं सच में ये सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, तो आपने कुछ बना के देख लिया, कुछ हेलो वर्ड प्रिंट कर लिया, कुछ 2 नंबर्स का एडिशन करके देख लिया, और वो एप्लीकेशन आप जब रन करोगे आपने आपकी जिंदगी का पहला सॉफ्टवेयर बनाया होगा, और वो रहेगा हेलो वर्ड या फिर एडिशन का प्रोग्राम या कुछ। ज्यादातर लोग हेलो वर्ड का ही पहला सॉफ्टवेयर अपनी जिंदगी में बना लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या, कुछ प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है या एक से ज्यादा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन अगर मैंने एक साथ जोड़ दी तो बन गया प्रोग्राम, एक से ज्यादा प्रोग्राम मैंने एक साथ जोड़ दिए तो बन गया एप्लीकेशन। भाई लेकिन इंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, तो इंस्ट्रक्शन बनती है मल्टीपल वर्ड से, मल्टीपल वर्ड से। क्योंकि भाई ऐसे लग रहा है कि तुम सब एक मिला रहे हो, मिला रहे हो मतलब, हाँ, जैसे कि हमारी लैंग्वेजेस है। मैं जब पैदा हुआ, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, सही, यस। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, एबीसीडी पढ़ता था, पढ़ते थे ना, यस। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, एबीसीडी पढ़ता था, यस, एबीसीडी। मैंने मेरी जिंदगी की पहली लैंग्वेज सीखी, कैसे, एबीसीडी से। अब एबीसीडी से मैं सीख गया इंग्लिश कैसे बनती है, तो मैंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीख लिए, एबीसीडी सीख ली। उसके बाद मैंने एबीसीडी से कुछ वर्ड्स बनाए, जैसे कि आई एक अल्फ़ाबेट है, एम, ए एम, 2 अल्फ़ाबेट से बना दिया, ए एम तो बन गया एम, आई एम योगेश। योगेश में तो कुछ 5-6 लेटर्स है, गिन लेना आप। तो एक से ज्यादा अल्फाबेट्स बनने के बाद बन जाता है वर्ड। सबसे पहला तो आएगा अल्फाबेट्स, उसके बाद आएगा वर्ड। जब मैं एक से ज्यादा वर्ड को एक साथ जोड़ दूंगा तो बनता है सेंटेंस। मैं सीख रहा हूं कि मैंने हिंदी कैसे सीखी, मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हिंदी के कुछ अलग 12 खड़ी है, ओके। मराठी में हम मूलाक्षर बोलते हैं, वो कुछ अलग है, अ आ ई ई। तो ये चीजें, ये अल्फाबेट्स, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स में लैंग्वेज में बना दिए तो हो गया वर्ड। एक से ज्यादा वर्ड मैंने कुछ लाइन में जोड़ दिए तो वो लाइन को बोलते हैं सेंटेंस। एक से ज्यादा सेंटेंस मैंने जोड़ दी तो वो बनता है पैराग्राफ। योगेश भाई आप सिखा रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है देखते हैं। तो व्हाट इज प्रोग्राम, वो मैं सिखा रहा हूं, प्रोग्राम क्या होता है। उससे पहले हम सीख रहे हैं कि हमने कोई लैंग्वेज कैसे सीखी, तो देख लेना।
कोई इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई हिंदी लैंग्वेज है, मराठी है या अदर लैंग्वेजेस है। अब आपके हिसाब से अलग अलग लैंग्वेजेस है। सबसे पहले मुझे सीखने पड़ते हैं अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स से मैं बनाता हूँ वर्ड्स, वर्ड से बनती है सेंटेंसेस, और सेंटेंस से बनते हैं पैराग्राफ्स। आप बोलोगे योगेश भाई कंप्यूटर सिखा रहे हो या इंग्लिश मराठी हिंदी सिखा रहे हो? भाई कंप्यूटर ही सिखा रहा हूँ, बट कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के जहन में जो डर बैठा हुआ है कि कंप्यूटर मुझे समझना है, मुझे नहीं समझता है ये प्रोग्रामिंग क्या होती है। जब हमने भी नया नया एडमिशन कंप्यूटर में लिया था तो हम भी ऐसे ही सोचते थे कि ये क्या है। ओके, तो ये प्रोग्रामिंग क्या है ये समझना है। अब हम जो भाषा सीखे हैं, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ या फिर मराठी में बात करता हूँ, बरोबर ना, तब ही भाषा आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप महाराष्ट्र से बाहर हो। इसीलिए हिंदी में कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इतनी ज़्यादा अच्छी मेरी हिंदी तो है नहीं, फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने जो भी लैंग्वेज सीखी है इस तरह से सीखी है। अब मुझे कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी है, मुझे कोई भी कंप्यूटर के साथ कोई बातें करनी है, कुछ लिखना है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो भी मुझे इसी तरह से सीखना है। तो क्या आएगा कंप्यूटर में? सेकंड स्टेप, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस और मेरी ह्यूमन लैंग्वेजेस सेम टू सेम है। तो क्या है उसमें? कंप्यूटर लैंग्वेजेस में भी है अल्फाबेट्स। खाली अल्फाबेट्स है? नहीं, उसके पास डिजिट्स भी है, उसके पास स्पेशल सिंबल्स भी है। मतलब जैसे मेरे इंग्लिश में है A to Z अल्फ़ाबेट्स है, बाराखड़ी में है अ आ ई ई, ऐसे अल्फ़ाबेट्स है। वैसे कंप्यूटर के भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। फर्स्ट जो यूनिट रहेगा, जैसे हम बाराखड़ी बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, वैसे कंप्यूटर का फर्स्ट जो पार्ट रहता है, जो टोकन रहता है, सबसे छोटा यूनिट ए रहेगा, 0 रहेगा, 9 रहेगा, कॉमा रहेगा, हैश रहेगा, ये सब चीज़ें उसको बोलते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर, और ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर जब एक साथ बनते हैं तो उससे बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रोग्रामिंग। कोई भी मुझे अगर सीखनी है, कोई भी सीख लो, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर मुझे सीखनी है तो वो बनते हैं अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स। तो कंप्यूटर के अल्फ़ाबेट्स क्या है? कुछ अल्फ़ाबेट्स है, कुछ डिजिट्स है, कुछ स्पेशल सिंबल है। ये सब मैं एक साथ जब जोड़ता हूँ तो बनते हैं वर्ड्स। वो वर्ड्स को कंप्यूटर क्या बोलता है? ओके, वो वर्ड्स को कंप्यूटर क्या बोलता है? तो 3 तरह के वर्ड्स कंप्यूटर में होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा होता है वेरिएबल, और तीसरा होता है कीवर्ड्स। योगेश भाई आप सिखा रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे जाते हो कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है भाई, ज़्यादा मत सोचना, अभी के लिए इतना समझ लेना कि मेरे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स है, उससे मुझे वर्ड्स बनाने हैं। 3 टाइप्स के वर्ड्स हैं, पहला है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल, तीसरा है कीवर्ड्स। सही, ये तीनों को मिला के मेरा बनता है आगे इंस्ट्रक्शन। जैसा मेरा हिंदी, इंग्लिश, मराठी में बनता था सेंटेंस, अब कंप्यूटर में वही बनेगा इंस्ट्रक्शन। कैसे बनेगा? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स को मिला के बनेगा एक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने लिख दिया A प्लस B इज इक्वल टू C। A प्लस B इज इक्वल टू C मतलब क्या? A की और B की एडिशन कर दो और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रख दो C में। ये A B C ये हो गए वेरिएबल्स। अब A में जो वैल्यू रखूंगा, B में जो वैल्यू रखूंगा, वो हो गई कॉन्स्टेंट्स। और ये डिक्लेयर करने के लिए कुछ चीज़ें लगेगी, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, वो आगे सीखना है। ये सब चीज़ें आगे सीखनी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा दबाव नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे सीखेंगे। देखो दोस्तों, मैं भी कुछ 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 5 घंटे में, 10 घंटे में वीडियो बना सकता हूँ उसी लैंग्वेज की या भी कोई भी लैंग्वेज की, लेकिन इतने कम समय में लैंग्वेज बना के आपको वो इतना ज़्यादा
इतना इन डिटेल समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे दे के पढ़ाऊंगा। लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखना एंड तक, सब चीज़ें समझ लेना। ज़्यादा ज़्यादा फास्ट सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे धीरे धीरे आप सीखते जाओगे वो परफेक्ट बनता जाएगा। आपका बेस एक बार परफेक्ट हो गया तो आप आगे फिर जब आप कुछ 1-2 साल इसमें कर लोगे या 1 साल कर लोगे प्रोग्रामिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप 1 घंटे की, 2 घंटे की, 10 घंटे की वीडियो देख सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपका अगर शुरुआत किया है तो आपको ये सब समझना जरूरी है। तो कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स को बना के मेरा इंस्ट्रक्शन बनेगा। नेक्स्ट आ गया इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद मैं जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक के साथ एक जोड़ूंगा वो मेरा बन जाएगा प्रोग्राम। अब क्या बन गया? प्रोग्राम। तो अब व्हाट इज प्रोग्राम? तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। योगेश भाई आप ही ने तो बोला प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैं जब एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ जोड़ूंगा तो वो बन गया प्रोग्राम। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शंस आर द सेट ऑफ वर्ड्स। सेट ऑफ वर्ड्स, मैं मल्टीपल वर्ड्स जब एक साथ जोड़ूंगा तो बन गया इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज वर्ड? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर, वर्ड। और व्हाट इज कैरेक्टर देन? अपने अल्फाबेट्स, सबसे छोटा जो यूनिट रहेगा अपने कोड में, एक एक अलग अलग अगर कर दिया तो उसे बोलेंगे कैरेक्टर। ऐसे कितने कैरेक्टर्स रहते हैं कंप्यूटर में वो सब आगे देखना है। तो चलिए नेक्स्ट, अब हमने समझ लिया प्रोग्राम। अब हमें समझना है प्रोग्राम में जो यूज होता है सबसे पहला पार्ट वो है कैरेक्टर्स। तो सी कैरेक्टर सेट, उसमें सबसे पहला आता है अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स में क्या क्या चीजें हैं? अल्फाबेट्स में है स्मॉल a to z, जो हम छोटे थे तब से सीखते आ रहे हैं, A to Z। ये 26 अल्फाबेट्स आएंगे अल्फाबेट में। उसके बाद बड़े वाले लेटर्स आएंगे, कैपिटल A to कैपिटल Z। ये 26 52 बन गए अल्फाबेट्स। उसके बाद जो आता है डिजिट्स, कितने डिजिट्स है हमारे पास? 0 to 9 डिजिट है, नहीं 10, हमारे पास 10 डिजिट है। और उसके बाद जो बचता है, जो कुछ लिखा होता है हमारे समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये क्या लिखा है, ये कैसे पढ़ना है? तो इसे पढ़ना नहीं है, इसका हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है। हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है। स्पेशल सिंबल, जिस सिंबल का कुछ स्पेशल मीनिंग है वो हो गए स्पेशल सिंबल। तो ये सिंबल्स है। अब अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल बना के मेरा बना कैरेक्टर सेट। और ऐसे कितने कैरेक्टर्स कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर में है? ऐसे 255। कितना है? 255 कैरेक्टर्स आर देयर इन कंप्यूटर अल्फाबेट्स। ये 255 अल्फाबेट्स आप कर लेना, आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। अब ये सब आप बोल दिया कि हाँ ठीक है कोई भी लिख लो, कोई भी अल्फाबेट्स है 255 वाला उठा लो और उसके बाद लिख लो, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए हमें लगेगा ग्रामर। हमें क्या लगेगा? ग्रामर लगेगा। कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, यह एक बन गया सेंटेंस। लेकिन मैं ऐसे ही बोल सकता हूं क्या? बात में कर रहा हूं, कर रहा हूं मैं बात। ऐसे अगर आगे पीछे कुछ वर्ड्स जोड़ दूंगा तो उसका सही से मीनिंग नहीं बनता है। तो वो मीनिंग बनाने के लिए हम इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में जो यूज करते हैं उसे हम ग्रामर बोलते हैं। तो वो ग्रामर हमें हर एक लैंग्वेज में क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। हर प्रोग्रामिंग के वर्ड्स का मीनिंग होता है, उसका डेफिनेशन होता है, वो हमें सीखना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हमने देखा कैरेक्टर्स कितने होते हैं? 255 कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें 52 अल्फाबेट्स है, 10 डिजिट्स है एंड रिमेनिंग सब स्पेशल सिंबल्स है जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स है। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पड़ाव मेरा है वर्ड्स। कितने वर्ड्स है? देखे हैं 3 वर्ड्स है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है और उसके बाद कीवर्ड्स। तो नेक्स्ट देखना है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है सी लैंग्वेज का? सबसे इंपॉर्टेंट
एंड आपके लाइफ में ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि क्या होता है वेरिएबल। आप ये अगर समझ लोगे तभी आप सीख पाओगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने वेरिएबल का गलत इस्तेमाल कर दिया तो आपका प्रोग्राम पूरा चलेगा नहीं, उधर कुछ भी एरर्स आ जाएंगी, कुछ भी मिस्टेक्स हो जाएंगी और आपका प्रोग्राम गया पानी में। तो समझना है वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल होता है कोई भी कंप्यूटर लोकेशन का नाम। नेम ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। अब भाई ये क्या है? अब मेमोरी तो हमने देख ली, हार्ड डिस्क देखी है, उसके बाद रैम देखी है, अब मेमोरी हो गई। तो मेमोरी पे भी कोई लोकेशन होती है क्या? जी हाँ, मेमोरी पे बहुत सारी लोकेशंस होती है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जैसे हमारा कोई शहर है, उसमें बहुत सारी गलियां हैं और उस गलियों में भी बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं और वहां पे हमारे घर बने हुए हैं। मैं कहाँ रहता हूं? मेरे घर का कोई एड्रेस है, मेरे घर का कोई नाम है। अगर आपको पूछा जाए आप कहाँ पे रहते हो और आपको बताना है सामने वाले को, आपके पास कोई मेहमान आने वाला है, आपका कोई दोस्त आपके घर आने वाला है जो आपके घर पहले कभी आया नहीं, और आपको उसे बताना है कि आप कहाँ पे रहते हो, तो आप कैसे बताओगे? कुछ ना कुछ वो जगह का नाम होगा, उस जगह पे आप रहते हो। अगर वो जगह का नाम ही नहीं है तो आप आपके दोस्त को कैसे बताओगे कि आप तुम्हें यहाँ पे आना है? वो तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम अपने दोस्त को कैसे मिलोगे? तुम्हारा जो भी कुछ काम रहेगा वो कैसे होगा? तो कोई जगह का नाम है, उस नाम को बोलते हैं वेरिएबल। वो आइडेंटिफाई करता है उस प्लेस को, उस प्लेस पे जो भी कुछ रहेगा उसे बोलते हैं वेरिएबल। नेम ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन उसे बोलते हैं वेरिएबल। जो एग्जाम्पल लेके समझा उसे बोलते हैं विलेज, उसे बोलते हैं सिटी, उसे बोलते हैं स्टेट। मैं महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता हूं। अगर ये महाराष्ट्र नाम नहीं होता तो मैं बिलोंग करता हूं कहां से भाई? ये महाराष्ट्र जरूरी है, ये महाराष्ट्र है वेरिएबल, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे तू रहता है, जहां पे मैं रहता हूं। तो वेरिएबल मुझे समझ में आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ नंबर है, 10 लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्वायर में, उसे एड्रेस किया है। मतलब वो 10 जहां पे रखा हुआ है वो जगह का नाम है रोल नंबर, और वो रोल नंबर में जब लिखूंगा कि रोल नंबर इज इक्वल्स टू 10 तो वो हो गया वो जगह का नाम। मैं जब भी रोल नंबर लिखूंगा मुझे क्या मिलेगा? 10। उसके बाद सेकंड है अकाउंट बैलेंस, 100 लिखा हुआ है, बहुत कम है। उसके बाद है नेम ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का नाम मैंने स्टोर किया है कंप्यूटर में, वो है जय। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डेटा रखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ रखी है 2/6/2022। अलग अलग लोकेशंस पे कुछ ना कुछ डेटा रखा हुआ है और वो डेटा को एक्सेस करने के लिए वो जगह का नाम पता होना चाहिए और वो नाम उसे बोलते हैं वेरिएबल। ये प्रोग्राम में भी सीखेंगे एग्जाम्पल। बस आज का ये वीडियो थोड़ा थेरोटिकल हो गया है, आगे से कोई भी थ्योरी नहीं होने वाली है। सीधा हम ओपन करेंगे अपना विजुअल स्टूडियो जहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं और देखेंगे हर एक चीज़ का मीनिंग। अभी देखा मैंने वेरिएबल, तो मुझे क्या करना है? कुछ नंबर स्टोर करना है। ओके, तो मुझे बैलेंस स्टोर करना है तो मैं लिखूंगा फ्लोट। उसके बाद अकाउंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 100, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या बन गया? अकाउंट बैलेंस हो गया वो नाम जगह का, वो जगह पे क्या रखा हुआ है मैंने? 100। तो इस प्रकार से क्या होते हैं वेरिएबल्स? इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू 10। अब आप बोलोगे कि ये सब चीजें लिखी हुई है, फ्लोट लिखा है, इंट लिखा है, ये 10 लिखा है, 100 लिखा है, ये क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले हमें समझना था कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का नाम, वहां पे हम कुछ भी डेटा रखते हैं और उसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, वो हो गया वेरिएबल।
दूसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट देखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये वेरिएबल हम लिख कैसे सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल लिखने के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे कि मुझे कुछ वेरिएबल लिखना है, जैसे मुझे अकाउंट बैलेंस स्टोर करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा अकाउंट, सॉरी स्पेस में नहीं चलेगा, अकाउंट बैलेंस मैंने लिख दिया, यह हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल नेम लिखने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ 3-4 रूल्स है। वो रूल्स एक बार समझ लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, अपना आगे का कंटेंट देखेंगे। तो अकाउंट बैलेंस मैंने लिख दिया, इसका क्या होगा रूल, तो कोई भी वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट्स और डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। कोई भी वेरिएबल के नाम में अपन अल्फाबेट्स और डिजिट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया अकाउंट 100, ये सही है, जी हाँ ये सही है। हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मैंने अकाउंट 100 लिख दिया, आपने बोला ये चलेगा, ठीक है ये चलेगा। नेक्स्ट मैंने लिख दिया 100 अकाउंट, अब तो सही है ना भाई। आपने बोला था कि अल्फाबेट्स ले लो, डिजिट्स ले लो, कुछ दोनों को मिला दो, मिला के बन गया अपना वेरिएबल। तो फर्स्ट रूल बताता है कि वेरिएबल में अल्फाबेट्स, डिजिट्स और एक स्पेशल सिंबल होता है अंडरस्कोर। कौन सा होता है, अंडरस्कोर, जो ये यूज करते हैं। ओके, तो पहला रूल देख लिया कि किसी भी वेरिएबल में क्या क्या हो सकता है, एक तो अल्फाबेट्स, दूसरा डिजिट और तीसरा होगा अपना अंडरस्कोर। अब जो मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं, इसमें फर्स्ट है अकाउंट बैलेंस, सब अल्फाबेट से चलेगा, ये वैलिड है, फर्स्ट रूल में बैठता है। सेकंड है अकाउंट 100, ये भी चलेगा, फर्स्ट रूल में बैठता है अकाउंट बैलेंस। थर्ड मैंने लिखा है 100 अकाउंट, 100 अकाउंट, ये चलता है, सही तो है। डिजिट्स यूज हुए, अल्फाबेट्स यूज हुए, नहीं इसे नहीं चलता है। सेकेंड रूल बताता है कि आपके वेरिएबल की शुरुआत, मतलब फर्स्ट जो भी कोई आप कैरेक्टर लोगे, वो एक तो होगा अल्फाबेट ABCD Z तक, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद वो हो सकता है अंडरस्कोर। एक तो आप शुरू कर सकते हो कोई भी कोई भी कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हो, सॉरी कैरेक्टर नहीं अल्फाबेट से, या आप स्टार्ट कर सकते हो अंडरस्कोर से। आप कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से या यस डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हो। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का बना हुआ होता है वेरिएबल। दूसरा रूल है वेरिएबल शुरू होता है एक तो अंडरस्कोर से और दूसरा अल्फाबेट से, वो कभी भी कोई डिजिट से शुरू नहीं होगा। तीसरा रूल यह है कि आप किसी भी वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर छोड़ के। जैसे कि मैंने लिख दिया अकाउंट बैलेंस, अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो गई तो आप स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत दो, अब बस कंसेप्ट समझ लेना कि थर्ड रूल मुझे कोई भी स्पेशल सिंबल यूज करने की अनुमति नहीं देता। जैसे कि मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ, मैं कॉमा यूज कर सकता हूँ, मैं ओपन कर्ली यूज कर सकता हूँ, ये कुछ भी वेरिएबल के नाम में नहीं चलेगा। तो ये ऐसे वेरिएबल हम लिख सकते हैं। ये हो गए 3 रूल। अब उसकी लेंथ कितनी हो सकती है वेरिएबल की, तो जब शुरू में C आई थी तो उसकी लेंथ थी 31 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर तक हम कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। कुछ कंपाइलर 255 तक सपोर्ट करते हैं, अब कुछ उससे भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हम इतना तो लिखते नहीं है लेकिन है। तो वेरिएबल इस तरह से लिखे जाते हैं। तो 3-4 रूल हमने इसमें देख लिए, एक साथ देखते हैं। पहला रूल,
कोई भी डिजिट हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। दूसरा रूल, वेरिएबल की शुरुआत किसी भी डिजिट से या स्पेशल सिंबल से नहीं हो सकती। और तीसरी बात, किसी भी वेरिएबल में कोई भी कैरेक्टर स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गए वेरिएबल्स के कुछ रूल्स, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। तो अब वेरिएबल हो गए। कुछ सेकेंड पार्ट हमने लिखा था उसमें, जब प्रोग्राम में आए थे, तो अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 100। अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 100। अब ये फ्लोट क्यों लिखा हुआ है, ये हमें आगे प्रोग्राम में समझना है, ये भी समझा देंगे, बट शुरुआत से चलते हैं। ये फ्लोट इंटीजर लिखा हुआ है, इंट मैन लिखा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा हुआ है। ये लाइन का क्या मतलब होता है, ये लाइन का क्या मतलब होता है, भाई ये क्लोज क्यों किया है, हर एक कैरेक्टर का मीनिंग देखेंगे अगले वीडियो में। ये प्रोग्राम में जितने भी कैरेक्टर मैं लिखूंगा, जैसे कि मैंने हैश लिखा है, इंक्लूड लिखा है, स्टूडियो डॉट लिखा है, ओपन ब्रैकेट लिखा है, क्लोज ब्रैकेट लिखा है, इंट मेन है, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस 2 हुए, ये सबके मीनिंग ओपन कर ली है, क्लोज कर ली है, फ्लोट है। अकाउंट बैलेंस हमने समझा, ये क्या है, वेरिएबल, उसके सामने है एक कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल है, उसके बाद लिखा हुआ है 100। अभी नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट का क्या मीनिंग होता है, तो कांस्टेंट ये बताता है कि कौन हूं मैं कोई भी प्रोग्राम में अगर हम कोई भी फिक्स्ड वैल्यू यूज करते हैं, क्या कोई भी प्रोग्राम में अगर हम कोई भी फिक्स्ड वैल्यू यूज करते हैं तो वो हो गई वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट, सॉरी माय मिस्टेक, वो वेरिएबल नहीं, वेरिएबल अलग है। वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड कांस्टेंट क्या है कि फिक्स्ड वैल्यू प्रोग्राम में यूज की है, उस वैल्यू को बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे कि यूज हुआ है 100, उसके बाद यूज हुआ है 10, उसके बाद अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया डबल कोट्स में योगेश, सॉरी गलत हो गया क्या, ऐसे लिख दिया मैंने योगेश, उसके बाद मैंने कुछ डबल कोट्स में ऐसे लिख दिया योगेश। ये जो चीजें है जो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। मैंने पढ़ा इसे बोर्ड पे तो क्या है, ये 100 है, आपने देखा, आप क्या बोलोगे, ये 100 है, आपने किसी दोस्त को दिखाया, वो क्या बोलेगा, ये 100 है। मतलब जिसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, आप उसे कहीं भी लेके जाओ, ऐसी अगर कोई चीज है, ऐसे अगर कोई सिंबल, ऐसे अगर कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम में यूज हुए हैं, तो वो है कॉन्स्टेंट्स। योगेश है, आपने पढ़ा, योगेश पढ़ोगे, मैंने पढ़ा, योगेश पढ़ूंगा। आपके कुछ 10 लोगों को दिखाया, 100 लोगों को दिखाया, 1000 लोगों को दिखाया, जितने भी लोगों को दिखाऊंगा वो उसे योगेश ही बोलने वाले हैं, उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, तो वो है कॉन्स्टेंट्स। तो हमने दो तरह के वर्ड्स देख लिए, एक देख लिया वेरिएबल जो कि है कोई मेमोरी लोकेशन का नाम जिसमें हम डेटा रखते हैं, दूसरा है कांस्टेंट जिसका कोई वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, जो यूज हुआ है प्रोग्राम में, जैसे कि 100 है, 10 है, योगेश है। उसके बाद एक चीज है कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या है, जैसे कि हम देखेंगे ये कीवर्ड्स क्या है, तो कुछ कीवर्ड्स, कुछ वेरिएबल्स जब लैंग्वेज बनाई गई तब यूज किए गए कुछ स्पेशल मीनिंग से। कुछ वर्ड जब लैंग्वेज बनाई गई तब यूज किए गए कुछ स्पेशल मीनिंग से। हर एक वेरिएबल का, हर एक वर्ड का एक अलग मीनिंग है, तो वो मीनिंग तो हमें देखना ही है आगे। अब इस वीडियो में हम ये इतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अभी लंबा हो चुका है, हम करीबन 1.25 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अब इस वीडियो में हम ये कवर नहीं करेंगे। हम बस देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कुछ वर्ड्स के स्पेशल मीनिंग है और वो वर्ड्स जब लैंग्वेज बनाई गई तब डिफाइन करके रखे हुए हैं, उस वर्ड्स को बोलते हैं कीवर्ड्स।
आपको अगर पता है तो आप कमेंट्स में डाल देना कि हाँ भाई इतने कीवर्ड्स मैंने सी लैंग्वेज में है, हमने पढ़े हैं, किसी बुक में देखे हैं, किसी वीडियो में देखे हैं दूसरे, तो आप वो इधर डाल देना। आपने अगर नहीं डाले तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका कुछ सवाल है, अब तक मैंने देखा एक घंटा सवा घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आपके अगर कुछ सवाल है इस पे तो ज़रूर आप कमेंट में डाल देना, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। आपको कीवर्ड्स पता है, उसके मीनिंग्स पता है, तो हम वो भी उसमें डाल देंगे। और कल से अपने अगले वीडियो से जो अपना रहने वाला है प्रोग्रामिंग बेसिस पे, थोड़ा बहुत बेसिक्स आना ज़रूरी होता है आपको, तो इसलिए थोड़ा ये बेसिक वाला पार्ट हमने एज अ पीपीटी में देख लिया। अब आगे से जो भी कोई वीडियो आएगा वो सीधा रहेगा विजुअल स्टूडियो पे। जैसे कि अभी नेक्स्ट वीडियो जो अपना आने वाला है, इसके आगे जो वीडियो आएगा वो रहेगा माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज से क्यों शुरू कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज एक सीखने के लिए आसान लैंग्वेज है और हम सी लैंग्वेज से शुरू करेंगे, उसके बाद हम जावा पे जंप करेंगे और जावा के बाद हम जावा के आगे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि स्प्रिंग बूट है, स्प्रिंग बैच है, उसके बाद स्प्रिंग एओपी है और स्प्रिंग कोर है, उसके बाद स्प्रिंग जेडीबीसी है, उसके बाद कुछ वेब सर्विसेज है जो कि रियल लाइफ में यूज़ होती है, तो वो हम देखने वाले हैं। फॉलोड बाय सी, शुरुआत तो सी से ही करने वाले हैं क्योंकि आप अगर नए हो तो आपको यही से शुरू करना अच्छा रहेगा। आपको एक बार ये प्रोग्राम क्या होता है, कैसे चलता है, उसका फ्लो कैसे होता है, ये चीज़ें एक बार समझ में आने के बाद आप आसानी से कोई भी लैंग्वेज सीख लोगे अगर आपको सी आती है। तो आगे से ये आने वाला है, अगला वीडियो अपना आएगा माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, उसमें मैं देखूंगा मैंने जितने भी कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, उसके बाद मैं जो कोई भी फंक्शन यूज़ करूंगा, उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और एक एक कैरेक्टर हम उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ योगेश भाई का नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है? अभी वीकेंड पे मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ मोस्टली, तो वीकेंड्स पे मैं रिकॉर्डिंग करके कुछ एडिटिंग करते ही जो टीम रहेगी बैकएंड में वो टीम एडिटिंग करती है और फिर आपको वो वीडियो प्रोसेस होके मिलता है। बट आपको वो मिलने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि योगेश भाई तो कुछ फीस ले नहीं रहे आपसे। आपको योगेश भाई को देना क्या है, आपका एक सब्सक्राइब पे क्लिक करके देना है, एक लाइक देना है, एक कमेंट देना है और ये वीडियो और सारे लोगों पे पहुंचाना है। इतना ही बस योगेश भाई को आपसे चाहिए। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और जो बेल वाला आइकॉन है वो बेल वाला दबाना टिंग करके। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, जब मैं डाल दूंगा तो आपका मोबाइल भी बजेगा टिंग, योगेश भाई का वीडियो आ गया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।